दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि आपका नाम पीएम किसान सम्मान निधि की लिस्ट में शामिल है तो फिर सरकार फायदा पहुंचाने जा रही है। जिस पीएम किसान सम्मान निधि की अगले किस्त का लोग बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब हमारे फ़ोन में 2000 रुपये का मैसेज बोलेगा। तो आपको बता दूं कि सरकार 15 मई से पहले इस योजना की 11वीं किस्त खाते में डाल दी जाएगी। यानी कि आपके खाते में 15 मई से पहले 11वीं किस्त पीएम किसान योजना का 11वीं किस्त आ जाएगा। केंद्र सरकार ने ऑफिशियल तौर पर तो अभी पैसे डालने की तारीख का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी 2022 को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया गया था। जब देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त ट्रांसफर की गई थी। आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त नए साल के मौके पर 1 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। इस लिहाज से 11वीं किस्त 4 महीने बाद अब मई में जारी हो सकती है। पीएम किसान योजना के निर्देशों के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त मई महीने के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है। जब वहीं केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जारी करने से पहले योजना में 2 बड़े बदलाव किए हैं। बदलाव यह है कि अगर किसी भी किसान ने अपने पीएम किसान खाते में ई-केवाईसी नहीं कराई है तो फिर उसके खाते में 11वीं किस्त की राशि नहीं जारी की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए मिलने वाली सुविधा में भी बड़ा बदलाव किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि ये मामूली इजाफा है। जब पेट्रोल में 8 पैसे जबकि डीजल में भी इतने ही पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। अब राहत भरी खबर यह है कि बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है। जी हाँ, ऐसा उस स्थिति में हो सकता है जब केंद्र की मोदी सरकार की सलाह पर राज्य सरकार अमल करेगी। दरअसल कोरोना मामले को लेकर के राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से पेट्रोल डीजल का टैक्स घटाने की अपील की है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कई राज्यों ने टैक्स में कटौती की है, इस कारण लोगों को राहत मिली है, लेकिन कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया है, इस कारण लोग परेशान हैं। आपको बता दूं कि 22 मार्च से 6 अप्रैल के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 10 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हो गया था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ये सिलसिला चल रहा था। 6 अप्रैल को वृद्धि के बाद सिलसिला थमा था। आज भी कीमतों में आंशिक बढ़ोतरी की गई है, यानी कि थोड़ी सी बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा विधायक और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को लेकर के हम समय पर जनता के बीच जाएंगे और फैसला होगा। नितिन नवीन भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जेडीयू द्वारा समान नागरिक संहिता का विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा कि 2 दल होते हैं तो फिर विचारधारा भी अलग अलग होती है। दोनों के विचारधारा मुद्दे अलग हैं, लेकिन जनता के समर्थन में हमने कई काम किए हैं, चाहे धारा 370 हटाना हो या फिर राम मंदिर का निर्माण। आने वाले समय समान नागरिक संहिता पर भी जनता के बीच जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि देश के 108 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर के नफरत की राजनीति को खत्म करने की अपील की है। उन्होंने पत्र में कहा कि हम देश में नफरत से भरे विनाश के माहौल को देख रहे हैं, जहां न केवल मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय बल्कि खुद संविधान भी निशाने पर है। पीएम मोदी को लिखे गए इस पत्र में हस्ताक्षर करने वालों में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुख्य सचिव TNK नायर भी शामिल है। पत्र में लिखा गया है कि पूर्व सिविल सेवकों के रूप में हम इस स्थिति को इस तरीके के शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से संवैधानिक ढांचे को नष्ट किया जा रहा है उसे देखते हुए हमें बोलने, अपना गुस्सा और पीड़ा व्यक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आगे लिखा गया है कि पिछले कुछ महीने से असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, खास तौर से जहां बीजेपी सत्ता में है, दिल्ली को छोड़ करके वहां अल्पसंख्यक समुदाय खास करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत देखने को मिली है। पूर्व नौकरशाहों ने चिंता जताते हुए कहा है कि संविधान को ताक पर रख करके जिस तरीके से चीजें हो रही है उससे हम परेशान है। इतने बड़े सामाजिक खतरे के सामने आपकी चुप्पी ठीक नहीं है मोदी जी। उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आपके वादे को दोहराते हुए हम
आपसे अपील करते हैं कि अपनी चुप्पी को तोड़िए। हम आपसे अपील करते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस वर्ष में आप इस नफरत की राजनीति को खत्म करने का आह्वान करें जो आपकी पार्टी की नियंत्रण वाली सरकार कर रही है। पूर्व नौकरशाहों ने कहा है कि ऐसा लगता है कि जहां बीजेपी सत्ता में है वहां संस्थानों और शासन प्रक्रिया में अपने भीतर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर ली है। अब चिंताजनक बात यह है कि हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों और कानून के शासन को बहुसंख्यकवाद की ताकतों के अधीन कर दिया गया है, जिसमें राज्य पूरी तरीके से उलझा हुआ दिख रहा है। राज्य की शक्तियों का उपयोग न केवल एक समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए किया जा रहा है, बल्कि प्रशासन का इस्तेमाल धर्मांतरण विरोधी कानून, गौमांस पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून, अतिक्रमण हटाने, शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड का निर्धारण जैसे प्रतिबंधित लागू करने के लिए किया जा रहा है, ताकि मुसलमानों में डर पैदा किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र में पूर्व नौकरशाहों ने कहा है कि अब समाज में जो घटनाएं हो रही है वह पहले होने वाले सांप्रदायिक दंगों से अलग है, जब मौजूदा घटना से हिंदू राष्ट्र का आधार तैयार करने का एक मास्टर डिजाइन तैयार किया जा रहा है। इसके लिए एक कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था भी बनाई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि देश की महंगाई आसमान छू रही है और गरीबों का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नालंदा के एक MBBS डॉक्टर सही मायने में धरती के भगवान का फर्ज निभा रहे हैं। नालंदा के बेन थाना इलाके के हांडी बिघा गांव निवासी डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य बीते 30 सालों से प्रबलपुर बाजार के पास सड़क के किनारे क्लिनिक खोल करके मरीजों की सेवा कर रहे हैं। जब फीस मात्र 10 रुपये होने के चलते यहाँ हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुँचते हैं। इलाज के बाद खुश होकर के मरीज और उनके परिवार वाले डॉक्टर की तारीफ भी कर रहे हैं। सीमित संसाधन में डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य फुसनुमा झोपड़ी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो करीब 30 सालों से डॉक्टर मरीजों की सेवा में जुटे हैं। शुरुआत में सिर्फ 4 आने में ही मरीजों को देखते थे, जब धीरे धीरे बढ़कर के अब 10 रुपये हो गया है। लोगों ने कहा है कि आसमान छूती महंगाई में गरीब मरीजों के लिए 10 रुपये का फीस किसी वरदान से कम नहीं है। जब बताया जाता है कि ओम प्रकाश आर्य जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं, 2 भाइयों में वे बड़े हैं। अनुभवी चिकित्सक का इनका हुनर ऐसा है कि रोते हुए आने वाले मरीज यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। अपनी सेवा भाव के कारण चिकित्सक ओम प्रकाश आर्य को इलाके में काफी इज्जत दी जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के सबसे बड़े बैंक सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी बैंक के 45 करोड़ ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाने के लिए की गई है। इससे पहले भी बैंक की तरफ से ग्राहकों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है, जो आपको KDB लैब के माध्यम से बताया जा रहा है, आप तक पहुँचाया जा रहा है। अब बैंक की तरफ से 2 फ़ोन नंबर जारी करके कॉल रिसीव नहीं करने के लिए कहा गया है। SBI की ओर से इन 2 नंबर से फ्रॉड होने की आशंका जताई गई है, जिसमें आपका नुकसान हो सकता है। जब बैंक ग्राहकों के साथ इन दिनों फ्रॉड की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को किसी भी फिशिंग स्कैम से बचाने के लिए बैंक की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। जब बैंक की तरफ से बताया गया है कि कई मामलों में ट्वीट, SMS और ईमेल से फिशिंग स्कैम होने की जानकारी सामने आई है। फोन पर ये लोग खुद को SBI कर्मचारी बता करके ग्राहकों के साथ फ्रॉड करते हैं। SBI की तरफ से जिन 2 नंबर से फ़ोन रिसीव नहीं करने के बारे में कहा गया है, वह नंबर है 8294710946 और दूसरा नंबर है 7362951973। बैंक की तरफ से कहा गया है कि इन दोनों नंबरों से कॉल आता है तो फिर आप रिसीव बिल्कुल भी ना करें, भूल से भी। जी हाँ, बैंक की तरफ से बताया गया दोनों नंबरों पर पहले CID असम ने आपत्ति जाहिर की थी। CID असम ने ट्वीट करते हुए कहा था कि स्टेट बैंक के ग्राहकों को 2 नंबर 8294710946 और 7362951973 से कॉल आ रहे हैं। इन नंबर से कॉल करने वाले ग्राहक से KYC के लिए कहता है और मोबाइल पर भेजे गए लिंक पर क्लिक करने के लिए कहता है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो फिर आपका सारा पैसा बैंक अकाउंट से गायब हो जाता है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट कंगाल हो जाता है। तो बिल्कुल भी भूल कर भी इन नंबर से अगर कॉल आए तो फिर कॉल रिसीव नहीं कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कॉमन सिविल कोड पर JDU और BJP के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जब BJP जहां कॉमन सिविल कोड वक्त की जरूरत बता रही है, वहीं JDU बिहार में इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देने की बात कह रही है। JDU नेता उपेंद्र कुशवाहा, JDU नेता और नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के बाद JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कॉमन सिविल कोड पर सवाल उठाया है।
उमेश कुशवाहा ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को कठोरतापूर्वक लागू करना धार्मिक मामले में हस्तक्षेप होगा। जहां उमेश कुशवाहा ने कहा है कि ये भारत के धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा है कि यदि किसी धर्म विशेष में अगर कुरीतियां हैं तो फिर धर्म गुरुओं की सहायता से उन कुरीतियों को समाप्त करने की कोशिश की जाए। भारत जैसे धार्मिक विविधता एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए ये एक बेहतर विकल्प होगा। तो वहीं नीतीश कुमार सरकार के शिक्षा मंत्री और जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को देश में आम सहमति के बगैर लागू करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता पर जेडीयू का स्टैंड शुरू से ही क्लियर है, इसे बिना विचार विमर्श के लागू नहीं किया जाना चाहिए। मजेदार बात तो यह है कि विजय कुमार चौधरी विमर्श के बाद इसे लागू करने की बात तो कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा ने डोटूक कह दिया था कि बिहार में नीतीश कुमार के रहते कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए किसी भी कीमत पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि देश संविधान से चल रहा है और आगे भी उसी से चलेगा। जब बिहार में समान नागरिक संहिता की जरूरत ही नहीं है तो फिर इसका सवाल ही कहां से उठता है। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कॉमन सिविल कोड क्या है। तो हम आपको बता दूं कि समान नागरिक संहिता जैसे ही कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि सबके लिए समान, ये एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। इसके लागू होने के बाद सभी मजहब के लिए एक जैसा कानून लागू होता है। जब भारत में अभी मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। अगर फिर भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जरूर हम इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्स के साथ वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां बदमाशों ने 2 सगी बहनों के साथ घिनौनी करतूत की वारदात को अंजाम दिया है। दोनों बहनें छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन हैवानों को दया तक नहीं आई। जहां आरोपी दोनों बहनों के साथ पिस्तल की नोक पर घंटों दरिंदगी करते रहे। किसी तरह दोनों लड़कियां भागकर देर रात थाने पहुंची और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। यह घटना फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के एक इलाके की है। मंगलवार सुबह दोनों बहनों को लेकर के परिवार वाले खगोल थाना पहुंचे, जहां से पुलिस ने उन्हें फुलवारी शरीफ थाना भेज दिया, जहां शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। यह दोनों लड़कों ने पुलिस को बताया है कि दोनों बहनें झूठ बोल रही है। जब लड़कों का कहना था कि दोनों बहनें शादी का दबाव बना रही थी और जब शादी से इनकार किया तो फिर थाने जाकर के झूठा केस दर्ज करा दिया है। बताया जाता है कि सोमवार की देर रात दोनों बहनें शौच के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 लड़कों ने दोनों बहनों को पकड़ लिया और खेत में ले जाकर के दोनों के साथ हथियार के बल पर घिनौना काम किया। जब दोनों बहनों ने इसका विरोध किया तो फिर आरोपियों ने गोली मारने की धमकी दी और दोनों के साथ रात भर घिनौना करतूत करता रहा। जब दोनों लड़कों की पहचान विशाल और रॉकी के रूप में की गई है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन सहरसा में कल्याण विभाग में तैनात प्रधान सहायक उमेश प्रसाद सिंह इससे अनजान है। बिरयानी के साथ शराब का लुत्फ उठा वे इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बटोर रहे हैं, जहां उनका ये फोटो खूब वायरल हो रहा है बिहार में। जहां वायरल फोटो में प्रधान सहायक शराब और बिरयानी का मजा ले रहे हैं। जहां एक तरफ बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी लागू है, दूसरी तरफ जिला कल्याण कार्यालय में पदस्थापित प्रधान सहायक दारू का सेवन कर रहे हैं। जब फोटो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको शराबबंदी कानून का कोई भी खौफ नहीं है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चला करके लोगों को शराब नहीं पीने को लेकर के जागरूक किया जाता है। जहां उन्हें शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई जाती है। शराब के सेवन से जीवन और धन की बर्बादी होने की पाठ पढ़ाई जाती है। इसके बावजूद भी अगर प्रधान सहायक के द्वारा इस तरह की हरकत में लिप्त पाया जाए तो फिर आम लोगों को इससे दूर रखना मुश्किल है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। जब बिहार में कृषि विभाग के अंदर बम्पर बहाली होने वाली है। कृषि विभाग में अपने यहाँ खाली पड़े पदों पर बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। विभाग प्रखंड कृषि पदाधिकारी और कृषि समन्वयक समेत 2667 पदों पर बहाली करेगा। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह के मुताबिक प्रखंड कृषि पदाधिकारी के 774 और सहायक निर्देशक कोटे की 1 वर्ग 2 के 89 पद का रोस्टर क्लियरेंस करके समन्वय प्रशासन विभाग को रिक्त भेजी गई है। बीपीएससी के माध्यम से इन पदों की बहाली के लिए परीक्षा ली जाएगी।
दोस्तों बात करते हैं कि किसान पूरे सीजन फसल पैदा करने के लिए खेत में मेहनत करता है। जब बुआई, सिंचाई और तरह तरह की दवाओं का छिड़काव जिससे पौधों को रोग नहीं लगे, जब फसल पककर तैयार होने लगती है तब कीट पतंगे, चूहे, पशु पक्षी समय मिलते ही मौका देख करके खेत में घुस जाते हैं और फसल चट करने लगते हैं। इससे किसान को काफ़ी नुकसान होता है। किसान अगर रखवाली ना करे तो फिर उसकी फसल खेती में ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए वह अलग अलग तरीके से इन जानवरों को डराने और भगाने के तरीके अपनाता है। कई बार वो तरीका काम कर जाते हैं तो फिर कुछ तरीके फेल साबित होते हैं। बहरहाल ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जम करके वायरल हो रहा है। इस वीडियो में किसान पशु पक्षियों को खेतों से दूर रखने के लिए देसी जुगाड़ अपनाया है। जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान ने खेत में पशु पक्षियों को आने से रोकने के लिए बांस का सेटअप तैयार किया गया है। बांस के एक छोर पर लोहे का घंटा बंधा हुआ है जबकि दूसरे छोर पर पानी अंदर जाने का रास्ता बना है। जब बांस का दूसरा छोर जैसे ही पानी से भरता है वह थाल की तरफ झुक जाता है जिससे दूसरी ओर लगी गेंद घंटे से टकराती है और इससे तेज आवाज होती है। जैसे आप अपना मोबाइल स्क्रीन पर अभी तस्वीर देखेंगे, वीडियो देखेंगे। किसान का जुगाड़ काम करेगा या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस तेज आवाज से पशु पक्षी खेत की तरफ फटकेंगे भी नहीं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर इतना पसंद किया जा रहा है कि अब तक करीब 31 लाख लोग इसे देख चुके हैं। हम भी सोचे कि आपको भी ये वीडियो दिखा दे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खासकर किसानों के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि देश के 14 करोड़ किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। खरीफ सीजन आ रहा है और उर्वरकों के रॉ मटेरियल काफ़ी महंगे हो रहे हैं। जहां हाल ही में खाद्य कंपनियों ने डीएपी की कीमत में 150 रुपये की वृद्धि हुई है। यूरिया और दूसरे उर्वरकों के दाम में भी वृद्धि होने का पूरा अनुमान है। ऐसे में पहले से ही डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान किसानों पर सरकार खाद की महंगाई का बोझ नहीं डालना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। जब सरकार सब्सिडी नहीं बढ़ाएगी तो फिर किसानों को महंगा खाद खरीदना पड़ेगा। जब फिलहाल सरकार किसानों से महंगा खाद खरीदने का राजनीतिक रिस्क नहीं लेना चाहती है। सरकार का प्रयास है कि रॉ मटेरियल के रेट में वृद्धि का बोझ किसानों पर ना पड़े, इसलिए वह सब्सिडी का और भार उठाने की तैयारी कर रही है। यह बताया जाता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के रॉ मटेरियल की कीमतें तेजी से बढ़ी है क्योंकि फास्फोरिक और पोटेशियम उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। खाद्य कंपनियों के मुताबिक रॉ मटेरियल काफी महंगा हो गया है। कनाडा, चाइना, जॉर्डन, मलेशिया, इंडोनेशिया और अमेरिका से भी खाद का रॉ मटेरियल आता है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ गर्मी अलग सता रही है। ऐसे में चर्चा तेज हो रही है कि क्या सरकार स्कूलों को बंद करने का फैसला ले सकती है, ये एक सवाल है। तो इसका जवाब सरकार ने दे दिया है। जब बिहार में स्कूलों को जल्द ही बंद किया जा सकता है, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। दरअसल बिहार में स्कूलों के संचालन का समय पहले ही भीषण गर्मी की वजह से कम कर दिया गया है। जब पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सुबह 10:45 के बाद स्कूलों को नहीं खोलने का आदेश जारी कर दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गर्मी और लू की वजह से उत्पन्न स्थिति पर सरकार की नजर है। गर्मी और अधिक बढ़ी तो फिर स्कूलों को बंद किए जाने पर विचार किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल अत्यधिक गर्मी की वजह से सरकार द्वारा स्कूलों को दिन के 11 बजे के पहले तक चलाने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी होने में सामान्य तौर पर अभी वक्त बाकी है, लेकिन इस बार भीषण गर्मी के चलते स्कूल पहले ही बंद हो सकते हैं। कोविड की चौथी लहर आने की आशंका प्रबल हो रही है, जहां इसमें बच्चे भी खूब संक्रमित हो रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने अपने देश में बच्चों के लिए टीकाकरण शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिस कैराना से कभी हिंदुओं के पलायन की खबर ने देश भर को हिला करके रख दिया था, अब शामली जिले का वही कैराना कस्बा एक बार फिर से सुर्खियों में है हिंदू मुसलमानों को लेकर के। मगर इस बार वजह कोई कलह नहीं है बल्कि एकता की दिशा में उठाया गया उसका एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल इस वक्त देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर के घमासान मचा हुआ है। इस मुद्दे पर जमकर के सियासत भी हो रही है। इस बीच कैराना ने वह मिसाल पेश की है जिसकी सभी जगह तारीफ हो रही है। दरअसल कैराना में दोनों ही समुदाय यानी कि हिंदू मुसलमानों ने अपने अपने धर्म स्थलों से यानी कि मुसलमान अपने मस्जिदों से, हिंदू अपने मंदिरों से अपनी इच्छा से ही लाउड स्पीकर को उतार करके मंदिर और मस्जिदों के गुंबद से भाईचारे का संदेश दिया है। जब कैराना कोतवाली परिसर में पुलिस अफसर ने दोनों पक्षों के धार्मिक स्थलों के जिम्मेदार लोगों के साथ में बैठक करते हुए लाउड स्पीकर को लेकर के सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश से अवगत कराया है। इसके बाद शाम के वक्त कस्बे के मोहल्ला
बेगमपुरा चौक बाजार स्थित छिपियों वाली मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों ने खुद से लाउड स्पीकर उतारने की पहल की। उन्होंने मस्जिद पर लगे एक लाउड स्पीकर को हटा दिया, जहां यहां 2 लाउड स्पीकर लगे हुए थे, जबकि एक लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया है। हालांकि इसी बीच सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जब पुलिस ने मस्जिद कमेटी के फैसले की प्रशंसा की है, तारीफ की है, वही हिंदुओं ने भी अपनी ही इच्छा से मंदिरों पर ही लाउड स्पीकर हटा दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी और मध्य बिहार को लू से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। पछुआ दक्षिणी बिहार में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इस सीजन में पछुआ हवा की ये सबसे तेज चाल है। यही वजह है कि हीट वेव और घातक होती जा रही है। इधर बिहार में सबसे अधिक तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दर्ज किया गया है। बांका में इससे कुछ ही कम 44.5 डिग्री सेल्सियस उच्चतम पारा रहा। इसके अलावा जम्मू में 43 डिग्री, नवादा में 43, वैशाली में 43, पटना में 43, खगड़िया में 42, हरनौत में 42, सबौर में 40, हरनौत नालंदा में 42, सबौर भागलपुर में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये वे स्थान है जहां पारा सामान्य से 5 डिग्री से 7 डिग्री अधिक तक दर्ज किया गया है। इसके अलावा अधिकतम तापमान गया और औरंगाबाद में 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक पारा दर्ज किया गया है। पूरे बिहार में अधिकतम तापमान 5 डिग्री से कुछ कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल से पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भी आंधी पानी के आसार हैं। इससे पहले उत्तरी बिहार के कुछ जिले भी लू की चपेट में रहेंगे। हालांकि पिछले 24 घंटे की तुलना में बिहार में उच्चतम तापमान में और इजाफा हुआ है। हालांकि आसमान बिल्कुल भी साफ होने की वजह से न्यूनतम तापमान सामान्य से अभी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम बना रहेगा। जब बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी का असर बिहार की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ने लगा है। उपलब्धता के अनुपात में खपत बढ़ने से आपूर्ति व्यवस्था गड़बड़ाने लगी है। इस गर्मी के कारण लोड अधिक होने से बिजली काफी ज्यादा कट हो रही है। जी हाँ, अगर आपके क्षेत्र में भी काफी ज्यादा बिजली कट हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपकी आवाज केडीबी लैब के माध्यम से जरूर बुलंद करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय जिला के मंसूरचक प्रखंड के तेमुहा निवासी राजू कुमार चौधरी और उनका परिवार सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। जब बीते 22 सालों से राजू कुमार चौधरी मुस्लिम समाज द्वारा रखे जाने वाले रमजान माह का रोजा रखते आ रहे हैं। हिंदू धर्म का होने के बावजूद भी राजू उसी तरीके से रमजान को मानते और मनाते आ रहे हैं जैसे नवरात्र, गणेश चतुर्थी, दीपावली और होली मनाई जाती है। ऐसी बात नहीं है कि रोजा रखने वाले राजू की आस्था हिंदू धर्म में नहीं है, बल्कि राजू और उनका परिवार हिंदू धर्म के सभी त्यौहार भी मनाते हैं और रमजान माह में भी उसके घर में पूजा होती है। उन्होंने बताया है कि वे 9 दिन नवरात्र का भी व्रत रखते हैं, इसमें परिवार भी उनका साथ देता है। राजू कुमार चौधरी पेशे से एक शिक्षक है। वे उर्दू मध्य विद्यालय गाची टोला भवानीपुर मंसूरचक में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजू कुमार चौधरी पढ़ाई के दौरान 5वीं कक्षा से ही उर्दू में रुचि रखना शुरू कर दिए थे। उन्होंने बताया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के यानी कि मुसलमानों के दोस्तों के साथ रहने के कारण उर्दू की तरफ आकर्षित हुए थे। पढ़ाई लिखाई के दौरान मैट्रिक, इंटर, फिर स्नातक, MA और BEd भी किया है उर्दू से ही। ये एक बड़ी बात है। शिक्षक नियोजन के दौरान उर्दू कोटे से 2007 में प्रखंड शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई थी और मध्य विद्यालय समसा में योगदान दिया। राजू के पिता अपना जातीय कारोबार तारी का काम करते थे, इसी से उनका परिवार चलता था। राजू कुमार चौधरी सिर्फ रोजा ही नहीं बल्कि इस्लाम धर्म में होने वाले रमजान में सुबह सुबह उठ करके सहरी और शाम में इफ्तार करना, इसके अलावा रात के नमाज के बाद होने वाली तरावी में भी शामिल होते हैं। राजू बताते हैं कि उन्हें रोजा रखने में अब कोई परेशानी महसूस नहीं होती है, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक शादी का कार्ड अभी इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। जब बिहार के नवादा में विवाह के आमंत्रण को लेकर के बनाए गए कार्ड के डिजाइन को देख करके लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर ये आधार कार्ड है या फिर शादी का निमंत्रण कार्ड। जब मंगलवार को पुरानी बस स्टैंड निवासी संतोष वर्मा अपने विवाह का कार्ड अपने मित्र और जान पहचान के लोगों के बीच बांटना शुरू किया तो फिर उनकी शादी का कार्ड को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। यह शादी का कार्ड बहुत हटकर बनाया गया है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। शादी का कार्ड हाथ में लेकर के अगर लोग घर जा रहे थे तो फिर घर वाले पूछ रहे थे कि किसका आधार कार्ड है। शादी के निमंत्रण को लेकर के छपे इस कार्ड को आधार कार्ड जैसा रूप दिया गया है, यानी कि जैसा आधार कार्ड होता है सेम टू सेम शादी का कार्ड बनाया गया है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीर। यह निमंत्रण कार्ड पर फोन पे का बार कोड भी दिया गया है, यानी कि निमंत्रण में पहुंच करके आप अपनी स्वेच्छा से दिए जाने वाले उपहार राशि भी आसानी से वहीं से ट्रांसफर कर सकते हैं बार कोड स्कैन करके। यह पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया का ख्याल रखा गया है। इन सभी खूबियों और फिर यूनिक कार्ड को देख करके लोग चर्चा कर रहे हैं। जिस जगह पर आधार कार्ड का
नंबर होता है उस जगह पर विवाह और प्रतिभोजन की तिथि अंकित है। एक नज़र में अगर कोई देखेगा तो फिर उसे पता नहीं चलेगा कि शादी का कार्ड है या फिर आधार कार्ड। इसका लिफाफा भी उसी तरीके से तैयार किया गया है जैसा आधार कार्ड होता है। आपको बता दूं कि इससे पहले गोपालगंज में भी एक शादी में डिजिटल पेमेंट का मामला सामने आया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नदी नालों पर बने लोहे के पुल पुलिया पर माफियाओं और चोरों की नजर लगी है। जब बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में सोन नहर पर बने लोहे के पुल चोरी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार के ही जहानाबाद में नालंदा और जहानाबाद को जोड़ने वाले लोहे के पुल को चोर दिन प्रतिदिन काट करके ले जा रहे हैं और विभाग एवं प्रशासन अनजान बना है। दरअसल धरधा नदी पर ब्रिटिश काल के शासनकाल में ही लोहे के पुल का निर्माण कराया गया था जिससे लोग आवागमन करते थे यानी कि आना जाना करते थे। लेकिन बीते कुछ दिन पहले उस पुल की हालात जर्जर हो गई जिसके बाद विभाग के द्वारा उस पुल को अयोग्य घोषित कर दिया था और इसके जगह पर करोड़ों रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण कराया गया। जब ब्रिटिश काल के शासन में जिस पुल का निर्माण कराया गया था ये लोहे का पुल है। जब विभाग के कर्मचारी एवं पदाधिकारियों की उदासीनता की वजह से आज लोहे के पुल को चोर द्वारा काट काट कर बेचा जा रहा है और पुल को काट कर बेचने का जो रफ्तार है, अगर समय रहते हुए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो फिर धीरे धीरे लोहे के पुराने पुल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे पुल को बेच दिया जाएगा काट करके। दोस्तों बात करते हैं कि अयोध्या की तपस्वी छानवी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है कि मुस्लिम इस्लाम छोड़ दे या फिर हिंदुस्तान छोड़ दे। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए अभियान चला रहा है जिसमें देश प्रेम की विचार वाले लोग एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन पूरा देश कर रहा है क्योंकि हिंदू राष्ट्र से ही राष्ट्र और संस्कृति बचेगी। केंद्र सरकार को इसे जल्द पूरा कराना चाहिए। साथ ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए हिंदुओं का संगठन होना निहंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो भी देश प्रेमी विचारधारा के लोग हैं उन्हें हम जगाने का काम कर रहे हैं। जो लोग मानते हैं कि सब धर्म बराबर है, इस विचारधारा में जीते रहे तो फिर हिंदुओं का गला काटता रहेगा। चाहे गोधरा कांड हो या फिर कश्मीर की घटना रही हो या फिर वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की हत्या, जो इस्लाम का सिद्धांत है ये एंटी हिंदू है। ये सारी बातें इस महाशय ने कही है। इस महाशय का कहना है कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो या तो इस्लाम छोड़ दे या फिर हिंदुस्तान, क्योंकि जो बंटवारा हुआ वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ। इस महाशय का कहना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की राष्ट्रीयता नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान में मुसलमानों की राष्ट्रीयता खत्म होनी चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। यदि देश में हिंदू राष्ट्र ना बना तो फिर हिंदू नहीं बचेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले कुछ सालों में कई जिलों के बीच रेल सेवाएं शुरू हुई है जिनके लिए कई दशकों से इंतजार किया जा रहा था। अब इस सूची में एक और उपलब्धि जोड़ने जा रही है जिसके लिए पिछले 87 साल से इंतजार किया जा रहा था। भारतीय रेलवे आगामी 30 जून से दरभंगा सहरसा रेलखंड के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने जा रही है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक नए दरभंगा, सकरी, झंझारपुर, कुफा, आसानपुर, सुपौल, सहरसा रेलखंड पर निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बताया जाता है कि 1934 के भूकंप में कोसी नदी पर बना पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था जिसके बाद से इस रूट पर रेल सेवा बंद हो गई थी। जबकि 1934 से पहले दरभंगा, सकरी, निर्मला, फारबिसगंज होते हुए सहरसा की सीधी ट्रेन सेवा थी। वर्तमान में दरभंगा के लोगों को सहरसा जाने के लिए ट्रेन से समस्तीपुर भाया खगड़िया जाना पड़ता है जिसमें 5 से 6 घंटे लग जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये अटकलें लगती रही है कि बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की कुर्सी जाने वाली है। खुद मदन मोहन झा ने भी अपनी तरफ से कांग्रेस आलाकमान को पिछले दिनों इस्तीफा सौंप कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष का खूंटा ऐसा है कि वे उखड़ने का नाम नहीं ले रहा है। इन दिनों कांग्रेस में दिल्ली के स्तर पर बदलाव की तैयारी चल रही है। कांग्रेस आलाकमान और पार्टी के प्रमुख नेताओं का पूरा फोकस मिशन 2024 को लेकर है, यानी कि 2024 जो लोकसभा चुनाव है। इसके लिए प्रशांत किशोर से उनकी बैठक भी हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस दिल्ली को छोड़ करके फिलहाल बिहार पर अपना ध्यान नहीं लगा रही है। बिहार कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द मिलेगा, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। जब मदन मोहन झा अगले कुछ महीनों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। दरअसल जुलाई और अगस्त में कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव होना है। माना जा रहा है कि संगठन चुनाव तक बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद बेहद कम है। मदन मोहन झा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यकाल भी पूरा कर चुके हैं। पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा हो रही है, लेकिन इस सब के बावजूद भी फिलहाल वे अपने पद पर बने रह सकते हैं। चर्चा यह भी है कि कांग्रेस में कार्यकारी व्यवस्था के तहत पार्टी को चलाने का काम किया जा सकता है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी नेतृत्व और दल के कर्ता धर्ता को पढ़े लिखे तेज तर्रार स्वर्ण जाति से आने वाले नेताओं से चिढ़ सी हो गई है। जहां मौका मिल रहा है पर कतरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी अगर कुछ नेताओं को ठिकाने लगाने की रणनीति सफल नहीं हो पा रही है तो फिर उन्हें सार्वजनिक तौर पर जलील किया जा रहा है ताकि उनका मनोबल टूटे। जब बिहार विधान परिषद चुनाव फिर बोचा उपचुनाव के बाद अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान जो वाक़ये हुए हैं उससे इस बात की पुष्टि तो हो ही गई है। जब बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान भाजपा नेतृत्व ने तेज तर्रार नेता और सिटिंग कैंडिडेट सचिनानंद राय का टिकट एन वक्त पर काट दिया था, वहां से एक गुमनाम व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि बीजेपी नेतृत्व को इसकी करनी का फल भोगना पड़ा। सारण के वोटरों ने करारा जवाब दिया। जब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिसे बेटिकट किया था वह रिकॉर्ड मतों के अंतर से फिर से चुनाव जीत करके नेतृत्व के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। बोचा उपचुनाव में भी बीजेपी के कुछ नेताओं और फिर मंत्रियों ने दल के कोर वोटरों यानी कि अग्री जाति के वोटरों का नाराज किया। इसका खामियाजा दल को भुगतना पड़ा। बोचा के रण में दल की ऐसी दुर्दशा हुई कि फिर नेतृत्व पानी पानी हो गया। जब बोचा चुनाव के बाद एक बार फिर से दल के तेज तर्रार नेताओं को टारगेट किए जाने लगा है। जहां अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारी बैठक में जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ब्राह्मण समाज से आने वाले तेज तर्रार नेता और विधायक श्री नीतीश मिश्रा पर भड़के, इसका प्रभाव अब देखने को मिलने लगा है। यह घटना 23 अप्रैल की है जब प्रदेश कार्यालय में 23 तारीख को आयोजित विजय उत्सव कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। जहां उसी बैठक में पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता नीतीश मिश्रा की सलाह पर नित्यानंद राय भड़क गए थे। जहां सार्वजनिक तौर पर जलील करने की कोशिश की गई थी। मतलब साफ है कि बिहार में नेतृत्वकर्ता कालिदास की भूमिका में बैठ गया है। जिस कोर वोटर के सहारे चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगती है उसे ही डुबाने लगती है। जिस डाल पर बैठे हैं उसको काटने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। दो चुनाव परिणामों ने सबक देने की भरपूर कोशिश की है लेकिन भाजपाई कालिदास मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण का नियोजन शेड्यूल जारी कर दिया है। जब पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में यह शेड्यूल जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STT 2011 पास अप्रशिक्षित अभ्यर्थी सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने साल 2017-19 सत्र में 29 जून 2019 तक B.Ed की परीक्षा पास कर ली हो। जो अभ्यर्थी पहले आवेदन कर चुके हैं वे दोबारा आवेदन नहीं कर पाएंगे। यह शेड्यूल के दिशा निर्देश के मुताबिक किसी भी परिस्थिति में 2017-19 B.Ed सत्र में पास हुए अभ्यर्थी के अतिरिक्त कोई भी अभ्यर्थी जिन्होंने 2017-19 सत्र के पूर्व B.Ed उत्तीर्ण पास किया हो वे आवेदन नहीं करेंगे। यदि इस प्रकार का कोई भी आवेदन प्राप्त होता है तो फिर इस पर विचार नहीं होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां देश के बड़े उद्योगपति और सहारा समूह के सुप्रीमो सुब्रत राय को पटना हाईकोर्ट ने तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने सहारा सिटी के नाम से विख्यात उद्योगपति सुब्रत राय सहारा को 11 मई को पटना हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सहारा को आज तक का वक्त दिया गया था। कोर्ट ने पूछा था कि कंपनी ये बताएं कि जनता का पैसा कब तक लौटाएगी। दरअसल सहारा कंपनी ने अलग अलग स्कीम में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था और अवधि पूरा होने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए गए थे। इस मामले को लेकर के 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर किया था। निवेशक कई सालों से अपने पैसे फंसने के कारण परेशान हैं और कोर्ट से लेकर के सहारा के दफ्तर तक के चक्कर लगा रहे हैं। इस कंपनी के अलग अलग स्कीमों में लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की परेशानियां कम होती नहीं दिख रही है। जब पिछले दिनों चारा घोटाले के मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत तो दे दी थी लेकिन हाजीपुर की कोर्ट ने भी आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में राहत देते हुए बेल दे दिया था। लेकिन अब इसी मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोर्ट में आरोप गठित हो गया है। ऐसे में अब एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। यानी कि अब लालू प्रसाद यादव को ऐसा हो सकता है कि वे जेल भी जाएं। लालू प्रसाद यादव की ओर से केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट श्याम बाबू राय ने बताया है कि यह मामला 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय का है। आरजेडी की एक सभा में लालू प्रसाद यादव पर जातिगत टिप्पणी का आरोप लगाया था। यह कहा गया था कि इससे लोग मारमहत हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था जिससे कोई आहत हो।
दोस्तों बात करते हैं कि देश में कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। यह बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में जुड़े। यह कोरोना संक्रमण की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के पीएम मोदी ने राज्यों से सहयोग की अपील की है। जब बैठक में सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। हमने देखा है कि कई देशों में इसके नए वेरिएंट आए हैं। जब भारत में हम कोरोना को काबू करने में सक्षम रहे हैं, कुछ राज्यों में जिस तरीके से केस बढ़े हैं उससे हमें अलर्ट करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी योग्य बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान चलाने की जरूरत भी होगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को सहयोग की अपील की है। जहां पीएम मोदी ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले नवंबर में ही कमी की थी। पीएम मोदी ने बताया है कि पेट्रोल डीजल पर कुछ राज्यों से टैक्स कम लिया, लेकिन मेरी प्रार्थना के बाद भी कुछ राज्यों ने टैक्स कम नहीं किया है। पीएम मोदी ने सभी राज्यों से पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने को कहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।